जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां आप अभी लगातार जो है बिहार एसएससी का जिसका फॉर्म भरा जा रहा है और जिसके संबंध में जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जब तक आपके सारे फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह वाला जो प्रोसेस होता है तब तक आप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ साथ में। फिर इसकी जो है प्रैक्टिस सेट का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो 2018 में जो है इंटर स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे इसमें। तो चलिए इसका हम शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका जो है शुरुआत करते हैं। शुरुआत का जो पहला प्रश्न है इसका ये देखिए, ये है रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग का और मैथ का छोड़ेंगे और देख लेंगे जो जीके जीएस का होगा। तो इसमें ये 18 का सेट है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का इसमें है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या है। तो इस उस समय के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 137वां हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है उस समय के अनुसार जो है भारत का स्थान जो है 137वां था, जबकि करंट जो है वैश्विक शांति सूचकांक जो है इसमें आपको भारत का स्थान जो 2021 का है उसमें 135वां है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वी.एस. नायपाल हो जाएगा। वी.एस. नायपाल के द्वारा इन अ फ्री स्टेट लिखा गया था, जिसके लिए इन्हें मान बुकर अवार्ड से भी 1971 में ही सम्मानित किया गया है। वी.एस. नायपाल जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वी.एस. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया जा चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी देखिए मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल छोड़ेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मानव शरीर का जो तापमान सेल्सियस में अगर पूछें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी जीवों में सबसे अधिक तापमान बकरी का, जिसका 39 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान का संतुलन बनाने में कान और त्वचा भी मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंगोला की राजधानी क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लुआंडा हो जाएगा। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला की मुद्रा का नाम क्वांजा है। जाम्बिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो लुसाका है। कांगो की राजधानी किनशासा। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोवियो है। तो ये आप हालांकि जो देश हैं विश्व के उसके कुछ राज्य एवं राजधानी भी याद रखेंगे। जैसे हमारे जो जितने देश में राज्य हैं उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो बाहरी देशों के जो राजधानी एवं उनके जो मुद्रा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए हो जाएगा। लाल रंग के लिए जो है वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। लाल रंग का चूंकि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है और इसका जो है आपको प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और इसी प्रकार जो है हमारे आकाश का जो रंग है नीला रंग के प्रकीर्णन के कारण से जो है ये नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए मैथ का यहाँ या फिर कह सकते हैं जीके जीएस का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसे आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। हल्दी का जो खाने भाग योग्य भाग होता है उसे आप प्रकंद या तना कह सकते हैं। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन, अरबी जो है ये सब रूपांतरित तने का उदाहरण है। जैसे मूली जो है ये तुर्क जड़ का उदाहरण है। गाजर भी शंकु जड़ का उदाहरण है। सलजम कुंभ जड़ का उदाहरण है। सिंघारा स्वांगीकरण जड़ का उदाहरण, तो ये सब जड़ के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो है वो
कोशी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए कुछ और अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कवक का जो अध्ययन है माइकोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को हम लोग सेरोलॉजी के रूप में जानते हैं, वृक्ष या झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका तंत्र या नाड़ियों का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी, अंकों का अध्ययन जो है न्यूमरोलॉजी, अर्थात न्यूमेरिकल जहाँ पे है तो न्यूरोलॉजी। और ये न्यूरोलॉजी जैसे कि नाड़ी तंत्र है तो ये नस के संबंध में तो न्यूरोलॉजी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। और अंकों का अगर जहाँ पे होगा तो न्यूमेरिकल तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी हो जाएगा। हड्डियों के अध्ययन को जैसे कि अस्थि मतलब हड्डी होता है तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, उसे याद रखेंगे। घासों का अध्ययन हम लोग एग्रेस्टोलॉजी, और मोलस्का विज्ञान का जो है ये कॉन्कोलॉजी हो जाता है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हास्य गैस का जो यहाँ पे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2O हो जाएगा। हास्य गैस का सूत्र जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका उपयोग भीड़ को हटाने के लिए तथा चिकित्सा आदि में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उदासीन ऑक्साइड है। प्रमुख उदासीन ऑक्साइड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद NO है, N2O है इत्यादि, ये सब है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जैसे Na2O और CaO, तो ये सब भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी को साफ रखने के लिए उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका जो डिसइंफेक्ट के लिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से पानी को साफ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का IUPAC जो नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो अनुसूत्र है CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों के उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन इत्यादि में उनका होता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजन चूर्ण भी कहते हैं। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के जो अन्य नाम है जैसे क्विक लाइम है, ब्रंट लाइम है, अनलैक्ड लाइम है और पीबल लाइम है, ये सब भी इनके उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए C2H4 हो जाएगा। C2H4 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन का जो बहुलक है वह पॉलीथीन है, और इसमें जो है जैसे कि रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। टेफ्लॉन आपको टेट्रा फ्लोरो एथिलीन जो है ये इसका बहुलक होता है। और पॉलीस्टाइरिन का अगर हम बात करें तो ये स्टाइरिन का बहुलक है। और टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक हम लोग कुकवेयर में हम लोग करते हैं। PVC का अगर हम लोग बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है विनाइल क्लोराइड के रूप का ये बहुलक है और इसका उपयोग पाइप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई है कब से, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था, जो अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। और सर्व शिक्षा अभियान जो है आपको 2000 से 2001 में लागू किया गया था। शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था। नई शिक्षा नीति आपको 1986 में लाया गया था। और DS कोठारी जो है आयोग शिक्षा से संबंधित था। संशोधित नई शिक्षा नीति 1992 में लाया गया। 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर लाया गया है। ये लेटेस्ट वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं।
क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है। क्लोरोफिल पत्तियों का जो है हरा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, इस कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। भारत के लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया। व्यपगत का सिद्धांत 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं या राज्य हड़प की नीति से। इसे हड़प नीति इसलिए जानते हैं कि जिस शासक के पुत्र नहीं थे उस राज्य को हड़प लिया जाता था। इसके अंतर्गत गोद लेने का प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया। सतारा राज्य को 1848 में मिलाया गया जो हड़प नीति का पहला शिकार हुआ था। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध राज्य को अपने में मिला लिया था। तो ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के शिकार हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का जो मुख्यालय वह कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का जो मुख्यालय मुंबई में ही है। सेबी इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो है सेबी अर्थात स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका जो है सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में जो है सेबी के अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच हैं। सेबी जो है शेयर बाजार का जो है सर्वोच्च संस्था है जिसे ये रेगुलेट करती है। दलाल स्ट्रीट का संबंध मुंबई से है जो शेयर बाजार से, और वॉल स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पावापुरी में। बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। महावीर के अगर निर्वाण की बात करें तो ये भी पावापुरी में ही हुआ था। महावीर का निर्वाण 468 BC में हुआ था और महावीर के जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। कंचनजंगा पर्वत शिखर से जो है जेमू ग्लेशियर संबंधित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत चोटी ये K2 गॉडविन स्टीन जो है पाक ऑक्यूपाइड जो है कश्मीर में है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। जेमू ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी ग्लेशियर है जो 26 किलोमीटर के रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा अल्पाइन हिमनद है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल ये जो है जेमू ग्लेशियर है। भारत के प्रमुख हिमनद जैसे कि नुब्रा हिमनद, चोंग हिमनद और रीमो हिमनद, हरी पर्वत हिमनद, नुनकुन हिमनद, व्यास कुंड हिमनद, चंद्र हिमनद, मियार हिमनद, किलोंग हिमनद इत्यादि ये सब हैं इसे आप डिटेल में याद रखेंगे। चूँकि एक जेमू ग्लेशियर के बारे में पूछा गया तो और सब भी है तो पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए मैथ का सवाल है तो मैथ और रीजनिंग देख लेंगे आप लोग अपने से। ये देखिए 25 नंबर का ये क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारत में कानून का जो शासन है ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी मैथ से संबंधित है जिसे आप देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर का ये प्रश्न है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून हो जाएगा।
भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान वन प्रबंधन एवं जीव के संरक्षण से संबंधित है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून में अवस्थित है। और देहरादून में और जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी अवस्थित है। भारत कला भवन जो है ये भोपाल में अवस्थित है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलबर्ग में स्थित है। केंद्रीय ट्रैक्टर जो अनुसंधान संस्थान है ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथ का सवाल है। अगला देखते हैं कि ये है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सूर्य और तारों का जो है 70% भाग हाइड्रोजन का बना हुआ है। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में की गई थी। हाइड्रोजन का उपयोग हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। गैसोलीन के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस प्रकार इक्थियोलॉजी का संबंध मछलियों के अध्ययन से है, तो उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था के अध्ययन से हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे कि मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है, तो जेरेंटोलॉजी किसे कहेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर वृद्धावस्था के जो है अध्ययन से संबंधित है। चलिए जैसे जानते हैं कुछ और, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, औषधि पादपों के अध्ययन जो औषधीय पेड़ होते हैं उनके अध्ययन को फार्मेकोलॉजी, सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन है एनाटॉमी कहलाता है, और परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी, और मृदा का अध्ययन पेडिलॉजी या पेडोलॉजी कह सकते हैं, इसको पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको रीजनिंग है। देखिए ये है, कौन सा प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरमुडा द्वीप हो जाएगा। बरमुडा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुडा द्वीप है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो क्वींसलैंड के समीप अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। बोवेट द्वीप अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो त्रिभुज इसमें खोजना है, तो चित्र से आप इसका जो है डिटेल में जो फॉर्मूला रहता है उस हिसाब से इसमें क्या ऐड करना है उसको छोड़ना है, तो इस हिसाब से आप इसको देख लेंगे। चलिए मैथ का ये सवाल है। अगला देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 15 अगस्त 2011। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम जो है 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 ईस्वी के मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार जो है अधिनियम 2015 में लाया गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट को 5 जून 2016 को पूरे बिहार में लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन को वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में जाना जाता है। लाइकेन एक प्रकार का मिश्र जीव है जो कि एक कवक तथा शैवाल की 1 या 2 जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनता है। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन में शैवाल द्वारा भोजन और कवक द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। रोसेला टिंकोटिया ये जो है इस नाम का जो ये लाइकेन है, इसका यूज आपको लिटमस पेपर के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब जो उत्तल दर्पण का प्रयोग है ये आपको गाड़ी के चालक को जो है पीछे देखने के लिए होता है, और या फिर सोडियम परावर्तक लैंप में इसका होता है। अवतल दर्पण का यूज जो है हम लोग दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा
सोलर कुकर इत्यादि में इसका यूज करते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है वो उसका परावर्तक सतह होता है। उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग उसका परावर्तक सतह होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यास सम्मान 2017 से किससे सम्मानित किया गया है? हालांकि ये 2018 का है, इसीलिए आप इन सब सम्मान से संबंधित जो करंट है उसे याद रखेंगे। तो इस समय के हिसाब से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया हो जाएगा। अभी 2021 का जो व्यास सम्मान है असगर वजाहत को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग का छोड़ेंगे। अगला देखिए कि बिहार के किस नृत्य को समानता ये किस नृत्य की जो समानता है गुजरात के गरबा से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, झिझिया हो जाएगा। बिहार के झिझिया नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से की जाती है। गुजरात के डांडिया और गरबा नृत्य की तरह झिझिया नृत्य नवरात्र पर किए जाने वाला नृत्य है। डांडिया और गरबा का प्रभाव बढ़ गया है। बिहार में पौराणिक झिझिया नृत्य प्रायः मृत हो चुका है। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर कुंवारी लड़कियों द्वारा अपने सिर पर जलते दीप एवं छिद्र वाला घड़ा रखकर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो हालांकि उस समय के हिसाब से भी ये है और ऐसे आप करंट में भी देख लेंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी वैसे भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और चुनाव आयोग के अनुसार अभी जो है 2020 के अनुसार 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी, जल हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल है। प्लाज्मा यह जो है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% होता है और शेष में अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करना, डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक को फकीर कहा जाता है। बिहार होम रूल लीग की जो स्थापना है 1916 में किया गया था। बिहार होम रूल लीग के जो स्थापना है ये पटना में किया गया था और भारत में होम रूल लीग की जो स्थापना है ये 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। मौलाना मजहरुल हक द्वारा द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र निकाला गया, जो 1921 में ये निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ का सवाल है। मैथ और रीजनिंग अपने स्तर से आप लोग देख लेंगे। चलिए ये देखते हैं कि ये एक प्रश्न है इस बीच में। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 206 है। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। हड्डियों में मुख्यतः फास्फोरस और कैल्शियम तत्व पाया जाता है। अगर बच्चों में हड्डियों की संख्या बात करें तो ये 300 से अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी है और ये जो है कान में पाया जाता है और हड्डियों के जो अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी रीजनिंग का है और ये देखिए, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, यहाँ कहीं कहीं प्रश्न छोड़ के दिया हुआ है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। चलिए कुछ अन्य राइटर के बारे में जानते हैं। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
बीच बीच में आपको मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेगा, जिसे इसे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो है NaSCO3 होता है। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग इत्यादि में होता है। सोडियम थायोसल्फेट को ग्लोवर लवण भी कहते हैं। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग ग्लास उद्योग में भी होता है। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl अर्थात ये नमक का सूत्र हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग का सवाल देख लेंगे आप लोग। चलिए 61 का देखते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3,84,365 किलोमीटर यही इनकी औसत दूरी है। और चंद्रमा के अध्ययन की बात करें तो इसे सेलेनोलॉजी कहते हैं हम लोग। चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। और चंद्रमा पर जो है इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है, या जीवाश्म उपग्रह हम लोग कहते हैं। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिट्ज पर्वत है। और अभी हाल ही में हमारे जो चंद्रयान तृतीय के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया है, जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये ऐसा कमाल किया गया है, जो विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी सहगल होगा। लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। लक्ष्मी सहगल जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस में भाग लेने वाली तथा प्रथम भाषण देने वाली प्रथम महिला थी। कादम्बिनी गांगुली स्नातक में जो है चिकित्सा में ये करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब जो है अन्य सभी तत्व जो गैस हैं, जबकि कार्बन जो है ये ठोस है और अन्य सबसे भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल अगर जाने तो ये 51 से 56 तक चलाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूसी विद्वानों के द्वारा बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये मॉडल जो है PC महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच चलाया गया। और योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 से हम लोग नीति आयोग को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासारगोड में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। कौशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? तो ये हालांकि उस समय का करंट है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर खाली आपको बता देते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय का सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो हिस्सा है प्रतिशत 0.03% है। वायुमंडल में आर्गन की जो मात्रा है वो 0.93% है। CO2 जीवाश्म ईंधन से प्राप्त मुख्य स्रोत है।
और ग्लोबल वार्मिंग का जो के लिए उत्तरदायी या कहें कि मुख्य कारण है CO2 गैस है। ठोस आइस के रूप में हम लोग या ड्राई आइस के रूप में CO2 गैस को जानते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो उपस्थित है वो नाइट्रोजन है जो 78% है, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन है जो 21% है। आयन मंडल का जो है संचार के लिए ये आदर्श मंडल माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के द्वारा वनस्पति घी के निर्माण की जो प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तारा और ऊर्जा के तारा जो जितने भी तारे हैं हमारे ग्रह और उनकी जो स्रोत है उनका हाइड्रोजन और हीलियम का जो संलयन है यही उनका जो चमकने का या फिर पावर का ये स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है जिसे आप देख लेंगे। 71 का देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 23 जोड़े अर्थात 46 पाए जाते हैं। आइए कुछ अन्य जो फिर जीव जंतुओं में भी जान लेते हैं। जैसे आपको मनुष्य में तो अभी आपने देखा कि जो गुणसूत्रों की संख्या है 46 होती है। कुत्ता में बात करें तो 78 होता है, कबूतर में 70, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, मच्छर में 6, मेढक में 26, बिल्ली में 38, खरगोश में 44, घोड़ा में 64 और चूहा में 40 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग है। 74 का देखते हैं कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए कुछ अन्य पार्क के बारे में जानते हैं। जैसे चिल्का है उड़ीसा में है, वेदांतंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है, नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये भी आपको कर्नाटक में, रोहिला राष्ट्रीय पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पेड़ियार केरल में और मानस असम में है। असम में इसके अलावा और सब भी है जैसे काजीरंगा है, डिब्रू सिखोवा है, ये सब रायमोना है, ये सब फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी किरण देसाई हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई है, और किरण देसाई के अलावे जो है और अन्य लेखक के बारे में जान लेते हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय, फास्टिंग फिस्टिंग के जो लेखक है अनिता देसाई हैं जो इनकी माँ हैं, और झुम्पा लाहिरी के द्वारा द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है जो कि इटालियन लेखक हैं। इटालियन भाषा में ये झुम्पा लाहिरी लिखती हैं। सोनिया गांधी के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है वो राजीव है। बेनजीर भुट्टो के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है वो डॉटर ऑफ द ईस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010 हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है एनजीटी की स्थापना 2010 में की जाती है। प्रथम एनजीटी की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में की गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। कोकिंग कोल में 2000 से 2021 में शीर्ष राज्य झारखंड है। झारखंड में कोयला का भारत का जो है सबसे बड़ा आरक्षित भंडार है। वर्तमान में भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है, जो हालांकि ये ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे आप देख लेंगे तो जनरली ये सब क्वेश्चन सेम रहेंगे। कोयले के बारे में अगर जाने तो विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है और पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोल्डर मिश्रण है किसका? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टीन एवं सीसा हो जाएगा। सोल्डर जो है टीन एवं सीसा का मिश्रण है। सोल्डर में एसएन जो है 67% और पीवी जो है 33% पाया जाता है। टांका का गलनांक लेड एवं टीन से कम होता है। टाइप मेटल में आपको जो पीवी है 82%, एसएन 3% और एसबी जो है आपको 15% पाया जाता है।
रोज मेटल की बात करें तो उसमें बिस्मथ जो है आपको 50%, पीवी आपको 28% और एसएन 22% पाया जाता है। तो ये सब भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए ये मैथ रीजनिंग का ये सवाल है। तो इसमें देखिए 80 का ये रीजनिंग का है ये सवाल। तो इसमें आपको क्या यूज करना है, चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ष 2017 का मान बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज सॉन्डर्स हो जाएगा। ये उस समय का करंट अफेयर्स है। चलिए अगला देख लेते हैं। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू में डायबैक रोग जो है तांबा की कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। एकीकृत ऊर्जा कार्यक्रम के द्वारा ऊर्जा के उपयोग एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। भारत में मुख्यतया तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भारत में लगभग 67% तापीय ऊर्जा और जिसमें लगभग 57% जो है वो आपको कोयला से प्राप्त होता है। भारत सरकार और ये जो है अभी हाल ही में जो कन्वेंशन हुए हैं उन सब को ध्यान रखते हुए सौर ऊर्जा और पर्यावरण और के दृष्टिकोण से अभी ये प्राथमिकता दे रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। चीड़ जिम्नोस्पर्म पौधा है। चीड़ सिकोया देवदास स्प्रूस आदि जो है लकड़ी से जो है फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। देवदास की लकड़ी से सेड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडास कास्ट तेल मिलता है। टैनिन जो है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकलता है जिसका प्रयोग जो है वार्निश पॉलिश पेंट इत्यादि बनाने में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब रीजनिंग है। रीजनिंग आप लोग देखेंगे। देखिए 92 का सवाल है कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नवंबर 2016 से। हर घर बिजली योजना आपको बिहार सरकार के द्वारा नवंबर 2016 में शुरू किया गया। बिहार सरकार के द्वारा जो है 7 निश्चय प्रोग्राम जो है इसे या 7 निश्चय योजना की भी शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध एक उदाहरण है किस चीज़ का? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पायस का। दूध एक पायस का उदाहरण है। दूध एक प्राकृतिक पायस है। द्रव दूध में द्रव का ये परिक्षेपण है। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो तो लेकिन घुलते नहीं हैं तो उसे कोलाइड या पायस कहते हैं। पैंट एक कृत्रिम पायस है। रक्त सोल जो है कोलाइड है। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। जेल का उदाहरण जेली और जिलेटिन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये मैथ का सवाल है, इसे आप लोग देख लेंगे। ये देखिए 99 का है कि किस सेल का उपयोग मुख्यतया इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेक्लांसे सेल हो जाएगा। लेक्लांसे सेल का उपयोग मुख्यतया इलेक्ट्रॉनिक जो अलार्म होता है उसमें होता है। लेक्लांसे सेल का प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक अलार्म टेलीफोन इत्यादि में किया जाता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वोल्टिया सेल लेक्लांसे सेल डैनियल सेल शुष्क सेल इत्यादि जो है ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। अब बात करें शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में NH4Cl एवं ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये मैथ के प्रश्न हैं सारे, तो मैथ वाले प्रश्न आप लोग अपने स्तर से देख लेंगे। तो ये और इसके बाद ये रीजनिंग का सवाल है।
अब ये देखते हैं, सीधा आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये 125 से, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कमल और साढ़ हो जाएगा। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साढ़ है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया गया। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई हो जाएगा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले ये प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे 1977 ईस्वी में। मोरारजी देसाई का इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ये जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनवाया गया था। और भारत के 3 प्रधानमंत्री का पद पे रहते हुए निधन हुआ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया वे थे विश्वनाथ प्रसाद सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के जो संशोधन भाग में जो है इसमें 20 में जो है ये अनुच्छेद 368 जो है ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। चलिए अब बात करेंगे कि अब इसमें डिटेल जो हुआ है, तो इसमें 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती से संबंधित है। और ये 1957 में पंचायती राज पर जो है कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, और उन्हीं के अनुशंसा पर ये लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैथ का सवाल है। अगला देखिए कि कौन चंपारण सत्याग्रह के से संबंधित नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने यह भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह अपना किया था। 1916 के जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था उसमें जो है चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी से अनुनय विरोध जो है विनय किया गया था, जिस पे वो राजी हो गए और चंपारण में 3 कठिया पद्धति को गांधी जी के द्वारा समाप्त करवाया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पजल आप लोग देखेंगे जरूर। चलिए 132 का है कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है और इसका जो है ये सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है। काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। मोजावे मरुस्थल यूएसए में स्थित है और द सेंटो डे सेचुरा पर जो मरुस्थल है ये पेरू में स्थित है। तकला मकान की बात करें तो ये मरुस्थल चीन में है और किजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था? इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि रॉलेट एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। मार्च 1918 को रॉलेट एक्ट पास हुआ। इसके तहत बिना सबूत के ही किसी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता था। तो ये सब बहुत ही उस समय का ये टफ ये कानून लाया गया था, जिसके बाद 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग में जो है सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे, जिस पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इसी से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि, गांधी जी के द्वारा जो है इसमें केसर-ए-हिंद की उपाधि ये सब वापस कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किया था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। लोदी सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो लोदी वंश का ये कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम ये था वंश था, ये लोदी वंश। और ये भारत का कहा जाता है कि ये ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इन्होंने भूमापन के लिए गज सिकंदरी विकसित किया। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीर अली हो जाएगा। पीर अली ने 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे थे। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव या देवघर से हुआ था। 1857 के विद्रोह के शहीद होने वाला अंतिम शासक ये जो नायक कह सकते हैं कि तात्या टोपे थे और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें जो है फांसी दी गई थी। चलिए इसमें अगला देख लेते हैं कि कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया और पीर अली के द्वारा तो बता ही गया 1857 में पटना से इन्होंने नेतृत्व किया गया, लेकिन पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर के द्वारा इसे बलपूर्वक दबा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर डी लानोज हो जाएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान लानोज जो है वेनेजुएला में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। वर्ल्ड घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया में और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 हो जाएगा। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई। 1929 में एम.एन. जोशी ये जो थे एन.एम. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की जाती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है लाला लाजपत राय को बनाया गया था उस समय में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अगस्त 1920 को एम.एन. राय ने किया था। 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर सी महाभारत का। रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है और महाभारत और रामायण जो है भारत के दो प्राचीन महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ये महाभारत है जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। इसका फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से जो है बदायूनी नकीब खां और शेख सुल्तान के द्वारा करवाया गया। रामायण का भी फारसी अनुवाद इन्हीं सब लेखकों के द्वारा करवाया गया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई और ये रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा। उत्तर रामचरितमानस की बात करें तो ये भवभूति के द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा और महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। चलिए तो अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष का कार्यकाल महाभारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात जिसे हम लोग CAG बोलते हैं। नियंत्रक लेखक ये क्या कहते हैं, नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ये भारत के सार्वजनिक धन के संरक्षक माने जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है CAG का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सतपुरा हो जाएगा। सतपुरा मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी या शिखर है। ये धूपगढ़ के नाम से जानते हैं इसे, और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुरा का पहाड़ ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत है, यह राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हिमालय जो है मोरदार वलित पर्वत, इसे आपको न्यू फोल्डेड माउंटेन के रूप में हम लोग, ये इसका एग्जाम्पल है ये। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर या 8850 मीटर कहीं कहीं रहता है। और भारत में अगर दूसरी या सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो भारत की सर्वोच्च चोटी तो ये कंचनजंगा 8586 मीटर होगा। विश्व की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 है 8611 मीटर, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोद्दा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पर्वत जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जो अमरकंटक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से संस्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो आपको सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा जो है आयरन स्टील कंपनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 था, और उसी के दौरान इसकी जो है स्थापना होती है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से जो धन निकाला जा रहा था उसके संबंध में एक व्याख्या दी गई है। धन निकासी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय जो व्यवस्थित और संगठित रूप से अंग्रेजों के धन निष्कासन ये जो नीति है उसको उजागर करने वाले व्यक्ति थे। और इनके द्वारा जो है इसे हम लोग भारत के प्रथम अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं। भारत में अनिष्टों का अनिष्ट धन निकासी को बताने वाले ये व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। और दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अस्पृश्यता के अंत संबंध उपबंध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है जो छुआछूत के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो है कहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजनों में अवसर की समानता है। भारतीय संविधान के प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार इसमें है। और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट जो है 1976 में लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी हो जाएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। कुछ अन्य लेखक और उनकी पुस्तक देख लेते हैं। जैसे अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा ये भी लिखी गई। किताबुल हिंद जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। और कुछ जैसे कि इस किताब को तहकीकात हिंद के रूप में भी हम लोग या भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। तबला तथा सितार के आविष्कारक का श्रेय इन्हीं को जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल हो जाएगा। नील आंदोलन जो है ये बंगाल में चलाया गया था। नील आंदोलन 1859-60 के आसपास में चलाया गया था। इस आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे।
दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किसानों की दयनीय हालतों की व्याख्या की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता बख्शी जंग बंधु थे। और चलिए कुछ ये जो स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए हैं और उसके क्षेत्र से और उसके नेता से संबंधित कुछ फैक्ट जो बराबर पूछे जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। खासी विद्रोह जो 1833 में ये हुआ था, इसका ये अहोम क्षेत्र ये था और जिसे असम में कहते हैं, और ये इसके जो नेता है तीरथ सिंह थे। मोपला विद्रोह जो केरल से संबंधित है 1921-22 में, और ये इसके जो नेता हैं अली मुसलियार थे। सन्यासी विद्रोह 1766 से 70 ईस्वी में, बिहार बंगाल इनका क्षेत्र था और इसके नेता केना सरकार थे। रंपा विद्रोह 1879 में, आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र था और इसके जो नेता थे सीताराम राजू थे। और फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में, इसका जो क्षेत्र था वो बंगाल था और इसके जो नेता थे मजनू शाह और चिराग अली थे। चुआर विद्रोह इसका जो 1798 में ये हुआ था और ये इसके क्षेत्र जो है प्रभावित क्षेत्र बंगाल और नेता दुर्जन सिंह थे। पागलपंथी विद्रोह का जो प्रारंभ है ये 1825 ईस्वी में हुआ था और ये इसका जो प्रभावित क्षेत्र बंगाल था और इसके जो नेता थे करम शाह और टीपू थे। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855-56 में, और इसका जो प्रभावित क्षेत्र बिहार था और इसके जो नेता थे सिद्धू कानू माने जाते हैं। कुका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था जो पंजाब इसका प्रभावित क्षेत्र था और इसके जो नेता थे वो बाबा राम सिंह और बालक सिंह थे। मुंडा आंदोलन आपको 1894 से 1900 ईस्वी के बीच में ये चला और ये इसका जो प्रभावित क्षेत्र बिहार रहा और इसके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 तक चला जो बिहार से संबंधित है और इसके जो नेता हैं जतरा भगत थे। और बात करते हैं तेभागा आंदोलन की जो 1946 में हुआ और ये इसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं बंगाल हैं और इसके जो नेता हैं कंपाराम हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। और जैसे कुछ अन्य रेखा के बारे में चलिए जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और 49वीं समानांतर रेखा जो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1943 हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था और इसमें जो है जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज का जो सुपर कमांडर इस सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम डिवीजन है वो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के जो प्रेरणादायक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। लाल किला मुकदमा को जो है दिल्ली मुकदमा भी हम लोग कहते हैं, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया था 1945 में। सुभाष चंद्र बोस आपको 1938 एवं 1939 में अर्थात कांग्रेस की ये 2 बार अध्यक्ष रहे, जिसमें बाद में 1939 में उन्होंने त्रिपुरी संकट ये नाम से बहुत फेमस है, जिसमें इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है 150 क्वेश्चन था और ये जीके जीएस का ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप सभी से जो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, तो ये बहुत ही अच्छा ये मौका है जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के, हालांकि इसे हम डिटेल में करवा ही रहे हैं और इससे संभावना रहती है कि जो आप प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और उससे संभावना रहती है प्रश्न परीक्षा में आने की भी। तो आप इन प्रश्नों को जरूर बार बार देखें। हो सके तो आप इस प्रैक्टिस सेट को या फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं है इसमें जो डिटेल करवाया गया है, तो इसे आप चाहें तो, क्योंकि अगर कोई प्रश्न आया जैसे कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो बंगाल में चलाया गया था, लेकिन हमने डिटेल में यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया कि कौन सा क्षेत्र हुआ था, जो भी बुक में दिया हुआ है।
तो अगर आप इसको पढ़ के रखेंगे तो हो सकता है इसमें बंगाल में नील आंदोलन के बारे में पूछा गया, अगली बार आपको मोपला विद्रोह के बारे में पूछा जाए, या फिर हो सकता है पागलपंथी विद्रोह पूछा जाए। तो इसे अगर आप पढ़ के रखेंगे डिटेल में तो शायद आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप इसे चाहें तो डिटेल में पढ़ के याद रखें। और जो व्यक्ति पहली बार हमारे इस वीडियो में आए हैं तो आपसे अनुरोध है हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।